कैसे आप सभी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये हमारा 10वां लेक्चर है और हम लोग यूनिट 2 में कनेक्शंस पढ़ रहे हैं। कनेक्शंस में हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि रिवेटिंग क्या होता है और वेल्डिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। रिवेटिंग के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है कि रिवेट में किस किस तरीके का रिवेट होता है, क्या क्या जॉइंट होता है, क्या क्या शेप होते हैं। आज हम लोग जो है उस रिवेटिंग कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग समझेंगे कि वो सब क्या होता है। वो जो है हमेशा हमारे डिज़ाइन में, हमारे जितने भी डिज़ाइन कैलकुलेशंस या हम लोग जो कनेक्शन का डिज़ाइन करेंगे उन सब में ये डेफिनेशंस, ये टर्म्स बार बार यूज़ होगा और इसीलिए ये हमको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमको बोलने से ही वो समझ में आ जाए कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हमको बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। होप कि इससे पहले के लेक्चर्स आपको सब अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिवेटिंग। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में हमारा सबसे पहला डेफिनेशन है नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर के बारे में मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि नॉमिनल डायमीटर क्या होता है और ग्रॉस डायमीटर क्या होता है रिवेट का। फिर भी एक बार उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। नॉमिनल डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द शैंक बिफोर रिवेटिंग इज कॉल्ड द नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। जैसे कि ये हमारा एक रिवेट है, तो सबसे पहले तो इस पार्ट को हम लोग शैंक बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो ये डायमीटर होता है इसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। अब जब ये होल में, मान लीजिए कि ये एक होल है दो लैप जॉइंट के बीच में, यहाँ ये जो होल है, इस होल में इसको जाना है तो हमको पता है कि ये जो डायमीटर है वो हमारा इस डायमीटर से बड़ा होता है। इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। कितने एमएम का बड़ा होता है? अगर रिवेट का साइज 25 mm से कम है तो 1.5 mm, और रिवेट का साइज अगर 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm। तो मतलब इन दोनों के बीच में 1.5 mm से 2 mm का फ़र्क होता है। ये जब रिवेट इसमें जाता है और इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो ये जो पार्ट है ना ये फैल जाता है, ठीक है, एक्सपैंड करता है और ये पूरा इसका शेप ले लेता है। ये इसका पूरा शेप ले लेता है, ठीक है, समझ रहे? तो इसीलिए फाई जो है, जो हमारा नॉमिनल डायमीटर है, वो जब प्रेसिंग होता है, जब रिवेटिंग होता है, जब प्रेस किया जाता है तो ये फाई जो है डी में बदल जाता है। ये पूरे होल को वो रिवेट भर देता है। हमने देखा था कि रिवेटिंग में कैसे उसको हाइड्रोलिक से या पावर प्रेस से हम लोग उसको प्रेस करते हैं और ये हेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो हेड फॉर्म होने के साथ साथ में ये डायमीटर जो फाई से डी में तब्दील हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो जब ये नॉमिनल डायमीटर कब बोलेंगे? जब रिवेटिंग से पहले ये शैंक का जो डायमीटर है जो फाई, उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर। और रिवेटिंग के बाद जो ये होल का जो डायमीटर का जो डायमीटर होगा उसी डायमीटर को ये रिवेट एक्वायर कर लेता है, उतना ही उसका डायमीटर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये डेफिनेशन समझ में आया कि द डायमीटर ऑफ द शैंक बिफोर रिवेटिंग, रिवेट करने से पहले इसका जो डायमीटर होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर। इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर बोल्ट्स में देखें, देखिए बोल्ट और रिवेट आपको बताया था एक ही तरीके का चीज़ होता है, एक ही तरीके से डिज़ाइन होता है, बस उसका मैकेनिज्म अलग होता है। रिवेटिंग जो होता है वो प्रेस करके बनाया जाता है और बोल्ट जो है वो स्क्रू करके उसको कनेक्ट किया जाता है। तो
बोल्ट जो है अगर उस केस में देखेंगे तो उसका भी जो डायमीटर है, जो अनथ्रेडेड पोर्शन का डायमीटर है, देखिए फॉर अ बोल्ट द डायमीटर ऑफ द अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ द शैंक इज कॉल्ड इट्स नॉमिनल डायमीटर। अब देखिए कि बोल्ट कैसा होता है। बोल्ट जो होता है वो ऐसा होता है और उसमें ऐसा होता है और ये राउंड होता है यहाँ पे, और उसमें ऐसा थ्रेडिंग होता है, दिख रहा है, इसमें ऐसा थ्रेडिंग होता है। ये थ्रेडिंग जो है ये इस अगर इसको हम लोग ऐसे टॉप में देखेंगे, इधर से अगर हम लोग टॉप व्यू इसका देखते हैं तो ये कुछ हमको ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसके ऊपर थ्रेडिंग होता है। तो ये जो डायमीटर होता है ना, जो थ्रेडिंग पार्ट के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। मतलब उसका थ्रेडिंग पार्ट को माइनस कर दो। जब ऐसे इसको ऐसे करके, ये मान लो ये ऐसा है बोल्ट, अगर इसको इधर से देखोगे तो ये जो पार्ट रहता है ना, जो थ्रेडिंग उसके बाहर बाहर किया रहता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर। अभी मैंने समझाया आपको कि रिवेट के केस में जब रिवेट को प्रेस किया जाता है तो वो जो होल का साइज है, होल का जो डायमीटर है, उसको ये रिवेट एक्वायर कर लेता है, तो हम वो बोलते हैं उसका ग्रॉस डायमीटर। डेफिनेशन भी यही बोलता है कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ रिवेट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द होल इट फिल्स आफ्टर रिवेटिंग। सिंपल, रिवेटिंग जब होता है वो होल का डायमीटर जो एक्वायर कर लेता है रिवेट, उतना फैल जाता है, उस डायमीटर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। लेकिन बोल्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। बोल्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। बोल्ट जो है वो उसका जो नॉमिनल डायमीटर होता है और उसका जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए फॉर अ बोल्ट द ग्रॉस डायमीटर इज सेम एज नॉमिनल डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर नॉमिनल डायमीटर सेम होता है बोल्ट के लिए, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ग्रॉस डायमीटर को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर के अगर रिवेट की बात करें तो दोनों में फ़र्क कितना है, 1.5 से 2 mm का, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रिवेट। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं। जैसे कि ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर है, उसी तरीके से ग्रॉस एरिया और नेट एरिया है। एक सर्कल का एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, πr²/4 या πd²। अगर एरिया हम लोग ग्रॉस डायमीटर के हिसाब से निकालते हैं तो उसको हम लोग ग्रॉस एरिया बोलते हैं, और अगर वो नॉमिनल डायमीटर के हिसाब से निकालते हैं तो उसको नेट एरिया बोलते हैं। ये बहुत मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ग्रॉस डायमीटर को लेके अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे, a = πd², तो उसको हम लोग ग्रॉस एरिया बोलेंगे। और अगर नॉमिनल डायमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो a = πφ², तो वो हो जाएगा हमारा नेट एरिया। डेफिनेशन बोलता है द ग्रॉस एरिया ऑफ अ रिवेट और बोल्ट इज गिवन बाय इट्स ग्रॉस डायमीटर। उसके ग्रॉस डायमीटर से ही उसका ग्रॉस एरिया निकलता है। एंड द नेट एरिया ऑफ ए बोल्ट ऑफ रिवेट इज द एरिया गिवन बाय इट्स नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर से जो एरिया निकलता है उसको हम लोग नेट एरिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो हो गया कुछ छोटे मोटे डेफिनेशंस। अब आते हैं हम लोग एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, एज क्या होता है भाई? एज क्या होता है? एज होता है किनारा। क्या होता है? किनारा, है ना? तो किनारा मतलब किस चीज़ का किनारा? जैसे कि यहाँ देखिए, हम लोग इस ड्राइंग में आते हैं। ठीक है, ये वाला ड्राइंग देखिए। ये जो ड्राइंग है ये एक लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट में रिवेटिंग किया हुआ है, सिंगल। ठीक है, अब इस रिवेटिंग में एज कहाँ है? एक ये एज है, एक ये एज है, एक ये एज है, ये एक एज है। किसका एज है? प्लेट का, जो स्टील प्लेट या स्टील मेंबर अगर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसका एज है। ठीक है, ठीक है। तो एज जो है, इस एज से
ये 4 एज है, 4 में से रिवेट के नियरेस्ट कौन सा एज है? तो ये एज नियरेस्ट है और ये एज नियरेस्ट है ना, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे वो दोनों एज। तो डेफिनेशन हमारा बोल रहा है यहाँ पे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ अ मेंबर एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट होल। कहने का मतलब है कि एक एज से, उस मेंबर के एज से उसके होल का नियरेस्ट सेंटर, सॉरी उस नियरेस्ट होल का सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एज डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि उस होल जो नियरेस्ट होल है, अब देखिए यहां इस एज से नियरेस्ट ये होल है, तो इसका अगर हम लोग सेंटर लाइन लेंगे और इस एज से उसका डिस्टेंस देखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे एज डिस्टेंस। वैसे तो इस एज से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इससे भी एज डिस्टेंस है, ठीक है, इससे भी एक एज डिस्टेंस है, लेकिन सेक्शन, क्योंकि हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि सेक्शन बहुत बड़ा है, तो नियरेस्ट हम लोग यहीं से लेते हैं, ठीक है। इधर ये भी एक एज डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो प्लेट है ये हम मानते हैं कि ये बड़ा है, डायग्राम में दिखाने के लिए छोटा कर लेते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 2 लंबे सेक्शंस हैं उनके बीच में हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये वाला एज डिस्टेंस डिज़ाइन में मायने नहीं रखता है, ठीक है, ये वाला मायने रखता है। ये और ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये इसका सेंटर लाइन से ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये एज से इसका सेंटर, होल का सेंटर, ये होल है, होल का सेंटर लाइन है, इससे इसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है। समझ रहे हैं, डेफिनेशन भी समझ में आया। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ अ मेंबर, मतलब ये, एंड द सेंटर ऑफ द नियरेस्ट होल, मतलब कि ये, उसको हम लोग बोलेंगे एज डिस्टेंस, ठीक है। ओके, चलिए अब पिच पे आते हैं। व्हाट इज पिच? पिच को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, एज को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एज को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, पिच को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पिच क्या होता है भाई? डेफिनेशन बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी 2 एडजेसेंट रिवर्ट्स, द डिस्टेंस बिटवीन centers of any 2 adjacent rivets is called the pitch। मतलब कि 2 adjacent मतलब आजू बाजू, अब जैसे हम लोग देखते हैं कि ये एक चेन रिवेटेड लैप जॉइंट है, ठीक है, चेन रिवेटेड लैप जॉइंट है। चेन रिवेटेड लैप जॉइंट में एडजेसेंट, इस रिवेट के एडजेसेंट कौन कौन सा है? ये है और ये भी है, ठीक है, ये है और ये भी है। अब ये दोनों में इसके सेंटर से इसके सेंटर लाइन का डिस्टेंस और इसके सेंटर लाइन और इसके सेंटर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो दोनों डिस्टेंस क्या है? एडजेसेंट रिवेट्स का सेंटर है, ठीक है। ये इस होल की अगर हम बात करें, इस होल की, इस रिवेट होल की, तो इससे एडजेसेंट ये है और इससे एडजेसेंट ये है, ठीक है, दोनों है। इसके सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस और इसके सेंटर से इसके सेंटर के डिस्टेंस, दोनों को हमको पिच मानना चाहिए। लेकिन पिच जो है वो 2 ऐसे एडजेसेंट रिवेट्स के बीच का सेंटर का डिस्टेंस है जो कि सेम गेज लाइन में नहीं है। मतलब गेज लाइन क्या है भाई? व्हाट इज, सॉरी, ये जो है
इसके दो एडजेसेंट हैं, एक ये और एक ये। इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसके सेंटर, इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो हमको पिच बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो क्रॉस सेक्शन में हमको ये दो रिवेट दिख रहा है, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे पिच। मतलब कि हमको ऐसे एडजेसेंट को लेना है जो कि सेम लाइन में नहीं है, सेम लाइन में नहीं है। जो रिवेट्स सेम लाइन में नहीं है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि जो फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उससे परपेंडिकुलर लाइंस में है। ठीक है, जैसे कि ये अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इसमें इधर लग रहा है और इसमें इधर लग रहा है ना। तो अब ये इससे परपेंडिकुलर ये है और इससे परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पिच। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों, ये लाइन देखें तो ये इससे पैरेलल है, ग्रीन वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन इससे पैरेलल है। तो इसीलिए इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग पिच नहीं बोलेंगे। उसके लिए एक अलग सा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं गेज। ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्या है। तो सबसे पहले पिच समझिए। पिच क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट। एडजेसेंट रिवेट का मतलब क्या है? ऐसा रिवेट जो सेम लाइन में नहीं है उसके बारे में बोल रहा है, जो कि परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो हमको ये साफ साफ दिखेगा कि इसको बोलते हैं पिच। ठीक है, फोर्स इधर, फोर्स लग रहा है इधर और ये लाइंस परपेंडिकुलर है इसके, तो इन परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो होगा पिच, जो इसके सेंटर से होके गुजर रहा है, इसके सेंटर के होके गुजर रहा है, ये वाले। ठीक है, ये जो दो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये दोनों इन दोनों सेंटर से है, तो इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है हमको उसको कैलकुलेट करेंगे तो पिच मिलेगा। ठीक है, कभी भी भूल के आप ये दोनों के सेंटर का सेंटर डिस्टेंस को पिच मत समझिएगा, ध्यान से। क्यों? ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल टू फोर्स हैं, ये दोनों जो लाइंस है वो परपेंडिकुलर टू फोर्स है। ठीक है, तो पिच में भी अभी देखिए, पिच में भी तीन तरीके का पिच होते हैं। एक तो सिंपल पिच हो गया, जो दो एडजेसेंट, ये दो एडजेसेंट रिवेट्स के बीच के सेंटर का डिस्टेंस जो है उसको पिच बोलेंगे। एक पिच हो गया डायगोनल पिच। डायगोनल का मतलब क्या होता है भाई? डायगोनल समझते हैं आप लोग सभी। तो डायगोनल क्या है? वो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट रिवर्स in the diagonal direction is called diagonal pitch। अब ये चीज जो है अगर हम लोग देखें तो हमको इसमें दिखेगा डायगोनल रिवेट्स का जो है वो स्टैगर्ड रिवेटेड लैप जॉइंट। ये देखिए स्टैगर्ड रिवेटेड लैप जॉइंट क्या होता है, ये देखिए क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आपको दो रिवेट्स ही दिखेगा। हम लोगों ने एक बार पहले भी इस चीज़ को देखा था कि ऐसा सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे रिवेट्स लाइन में हो, है ना। ये है, एक यहाँ 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 है, ऐसा ऐसा चल रहा है। स्टैगर्ड बोलते हैं इसको, इधर इधर आमने सामने नहीं होगा, स्टैगर्ड ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो अब स्टैगर्ड जॉइंट अगर है तो इसमें दो तरीके का पिच होगा। एक पिच तो ये है, ठीक है, ठीक है, जो कि इसमें दिख रहा था हमको, ठीक है। और ये जो पिच है इसको हम लोग स्टैगर्ड पिच बोलेंगे अगर स्टैगर्ड में चल रहा है तो स्टैगर्ड रिवेटेड लैप जॉइंट में चल रहा है तो। दूसरा पिच क्या है कि इससे अगर देखा जाए तो सबसे एडजेसेंट अगर इस लाइन में देखेंगे तो यही आता है, क्योंकि इससे ये तो बहुत दूर है। एडजेसेंट में अगर हम ऐसे देखें जैसे इस लाइन और इस लाइन में, तो इससे यहाँ पे इससे एडजेसेंट ये था, लेकिन यहाँ पे इससे एडजेसेंट ये है,
तो ऐसे अगर परपेंडिकुलरली इसके होल के डायरेक्शन में देखेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये इसका स्टैगर्ड पिच हुआ। लेकिन ये जो है ये इसके और इसके होल के डायरेक्टली ऐसा सेंटर में, सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है जो डायगोनली जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ये डायगोनल पिच। क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए, स्टैगर्ड लैप जॉइंट में अगर एक होल ऐसे ऐसे मारा रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसा रिवेट मारता है, आमने सामने नहीं रहता, तो इससे सबसे एडजेसेंट ये है। अब इसके होल, ठीक है, इसके होल और इसके होल के अगर बीच में एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो तो हमारा पिच हो गया। उस पिच को हम लोग स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। देखिए उसका भी डेफिनेशन देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स इन अ जिगजैग रिवेटिंग मेजर्ड पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन द मेंबर इज कॉल्ड स्टैगर्ड पिच। मतलब कह रहा है कि किसी भी जिगजैग रिवेटिंग में, इसको जिगजैग रिवेटिंग भी बोलते हैं, अगर इसके और इसके बीच में, मतलब एडजेसेंट रिवेट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो अगर मेज़र किया जाता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस इधर लग रहा है, इसमें देखेंगे तो इसके पैरेलल मेजर करना है, मतलब ऐसा, मतलब इमीडिएट, ये यहाँ से ये पैरेलल इसके, तो इसके पैरेलल मेजर किया, तो ये है पैरेलल मेजर किया हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड पिच। देखा जाए तो अगर चेन रिवेटिंग में देखें तो यही पिच है, ये भी यही पिच है, लेकिन चूंकि ये स्टैगर्ड मैनर में पिच है इसलिए इसको स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। बाकी वैल्यू एक ही जैसा है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है वो हम लोग पिच बोलते हैं, लेकिन इस केस में उसको हम लोग स्टैगर्ड पिच बोलेंगे। और इसी में अगर हम एकदम एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डायगोनली निकालें कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल पिच। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्लियर है ये चीज? पिच इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स, पिच इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स, स्टैगर्ड पिच, और diagonal distance between center of two rivets is known as diagonal pitch। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं गेज के ऊपर। गेज, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी से इसको डिनोट किया जाता है गेज को। गेज क्या है भाई? गेज बोलता है कि अ रो ऑफ रिवेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज अ गेज लाइन। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन बता रहा है गेज लाइन का, कि गेज लाइन किसको बोलते हैं? गेज लाइन उसको बोलते हैं ऐसा लाइन जो एक रो ऑफ रिवेट को दिखा रहा है। रो ऑफ रिवेट मतलब अगर इसको हम लोग देखें तो ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। तो रो ऑफ रिवेट जो है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, तो अगर फोर्स हमारा इधर लग रहा है तो इसके पैरेलल जो है रो वो कौन सा है? ये सारे रो पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर है। अगर इनको कॉलम नहीं बोलेंगे तो इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर रोज। ठीक है, तो पैरेलल रोज में जो है, जो रिवेट्स हैं पैरेलल टू द फोर्स लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे गेज लाइन। मतलब ये जो मैंने ग्रीन में दिखाया हुआ है, ये सब सारे क्या है भाई? ये सब सारे गेज लाइन है। यहां भी ये गेज लाइन है। गेज लाइन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट गेज लाइन इज कॉल्ड द गेज और गेज डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि ये एक गेज लाइन है और ये एक गेज लाइन है और ये एक गेज लाइन है। दो आजू बाजू के गेज लाइन के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस, अगर नॉर्मल डिस्टेंस इसका जो है उसको हम लोग बोलते हैं गेज। ठीक है,
इसको हम लोग बोलेंगे गेज, आजू बाजू के दो गेज लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अभी इस फिगर को देखिए, इसमें मैंने 3 बताया हुआ है जॉइंट, एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, चेन रिवेटेड लैप जॉइंट और स्टैगर्ड रिवेटेड लैप जॉइंट। इसमें हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो देखिए मैंने कैसे कैसे डिनोट किया हुआ है। यहाँ एज है, इसका एज से डिस्टेंस हमारा ई है ना, एज से डिस्टेंस ई है, ठीक है, इस वाले एज से, इस वाले एज से भी डिस्टेंस ई होगा, ये जो है ये भी ई बोलेंगे इसको, ठीक है, यहां से भी इसको ई बोलेंगे क्योंकि इस एज से डिस्टेंस है, तो एज से जो भी डिस्टेंस होगा इसको ई बोलेंगे। ये दो एडजेसेंट रिवेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे गेज लाइन, सॉरी गेज। ये हमारा गेज लाइन हो गया, ये वाला, ये गेज लाइन है, ठीक है। वैसे यहाँ पे रो नहीं है तो इसलिए इसको लाइन नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन इसके दो एडजेसेंट रिवेट्स जो है इसके बीच में जो ऐसा डिस्टेंस है इसको हम लोग गेज बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि दो ऐसा लाइन नहीं है पर लाइन ऑफ रिवेट्स, तो यहाँ पिच की कोई बात नहीं होगी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में। अगर हम लोग चेन रिवेटेड लैप जॉइंट में आएंगे तो यहाँ एज से डिस्टेंस हमारा ई हो गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये हमारा गेज लाइन हो गया, ये गेज लाइन हो गया, ये गेज लाइन हो गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो जी हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो भी जी हो गया, गेज हो गया, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया ई हो गया, ठीक है, ई हो गया। अब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस हो गया हमारा पी, मतलब पिच। सिमिलरली अगर हम लोग इधर बढ़े स्टैगर्ड रिवेटेड लैप जॉइंट में, तो स्टैगर्ड रिवेटेड लैप जॉइंट में ये हमारा ई हो गया, ये जी हो गया, ये जी हो गया, ये गेज लाइन है, ये जी हो गया, ये जी हो गया, और इसके बीच का इसके बीच का डिस्टेंस हो गया ई, एज, यहां भी ई हो गया, और इन सब के बीच में हो गया गेज, ये जी हो गया, ठीक है, ये भी जी हो गया। और इसमें दो तरीके का पिच होगा, एक जो इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा उसके बीच में, मतलब इसके सेंटर लाइन और इसके सेंटर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्टैगर्ड पिच होगा, स्टैगर्ड, सॉरी इनको ऐसे लिख देता हूं मैं, स्टैगर्ड पिच, जिसको हमने P1 से बोला है। और दो एडजेसेंट, इससे एडजेसेंट जो ये है, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डायरेक्ट डिस्टेंस अगर डायगोनली हम लोग निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल पिच, डायगोनल पिच। अब ये जो डेफिनेशंस हम लोगों ने सारे पढ़े वो हमें डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। इसीलिए इन सारे डेफिनेशंस को हम लोग समझ चुके हैं, ट्राई करेंगे कि हाँ ये हमेशा हमको याद रहे, ठीक है, ताकि पेच गेज ये सब बोलने से ही दिमाग में क्लियर हो जाए कि उसका इमेज कैसा होगा, वो कनेक्शन का ड्राइंग कैसा होगा, वो ड्राइंग हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सब बात? कुछ कन्फ्यूजन है? चलिए एक बार वापस से हम लोग इसको समराइज करते हैं। नॉमिनल डायमीटर क्या है? डायमीटर बिफोर रिवेटिंग जो शैंक का डायमीटर है वो नॉमिनल डायमीटर है। ग्रॉस डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर वो डायमीटर है जो रिवेटिंग करने के बाद जो होल का जो डायमीटर है वो जो रिवेट उस होल का डायमीटर को एक्वायर कर लेता है, उस होल के डायमीटर का हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। तो बेसिकली होल का डायमीटर जो है वो रिवेट का ग्रॉस डायमीटर होगा। ग्रॉस एरिया वो एरिया है जो हम लोग ग्रॉस डायमीटर से निकालते हैं। नेट एरिया वो एरिया है जो हम नॉमिनल डायमीटर से निकालते हैं। एज डिस्टेंस क्या है? किसी भी मेंबर के एज से उसके नियरेस्ट होल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो एज है, एज डिस्टेंस है। पिच क्या है? दो एडजेसेंट रिवेट्स के बीच का जो के सेंटर का जो डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट रिवेट्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पिच। पिच हमारा होता है
तीन तरीके का, एक नॉर्मल पिच जो होता है, दो उसके अलावा और पिच होते हैं जो कि स्टैगर्ड जॉइंट में हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है डायगोनल पिच, एक होता है स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड जॉइंट में दो लाइंस ऑफ रोज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो पैरेलल डिस्टेंस होता है अलोंग द फोर्स, उसको हम लोग स्टैगर्ड पिच बोलते हैं। और उसी में एक एडजेसेंट रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो डायगोनली डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल पिच। फिर हम लोग बात करते हैं गेज की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेज लाइन की। तो गेज लाइन क्या होता है भाई? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हमारा डिस्टेंस होता है दो रोज ऑफ रिवेट के बीच का, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो डिस्टेंस है, ये दो रो है, इन दोनों के बीच का ये दो रो है, तो इनके बीच का ये जो अलोंग द फोर्स जो लाइन होता है, सेंटर टू सेंटर लाइन, उनको हम लोग बोलते हैं गेज लाइन। और दो गेज लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं गेज, इसको हम लोग बोलते हैं गेज, ठीक है। सेम इस केस में भी है, स्टैगर्ड में भी। तो ये सारे डेफिनेशंस हम लोग याद रखेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे लोड्स के, और उसके बाद हम लोग चलेंगे डिज़ाइनिंग के कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आईएस कोड में मेंशन है कि नॉमिनल डायमीटर क्या होगा, ग्रॉस डायमीटर क्या होगा, और उसके हिसाब से उसका प्रूफ लोड, परमिसिबल स्ट्रेस, ये सब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ आप इन सबको नोट कर लीजिए और एक बार अच्छे से वापस से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।